नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। 24 नवंबर को यूपी के संभल में हुई हिंसा और बवाल मामले में आरोपियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और सख्त एक्शन की तैयारी हो गई है। इस मामले में अब तक 8 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और जिसमें 2500 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के एफआईआर के मुताबिक समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हिंसा से 2 दिन पहले जुम्मे के दिन लोगों को भड़काया था, जिसमें समाजवादी पार्टी का विधायक का बेटा भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक 100 से अधिक आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। सार्वजनिक स्थानों पर इनके पोस्टर लगाए जाने की तैयारी है। पुलिस के मुताबिक दंगाइयों ने पुलिस के हथियार लूटे थे। एक आरोपी फायरिंग करता हुआ भी नजर आ रहा है। दंगाइयों ने 29 स्मोक बम और कारतूस भी लूटे थे। अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ये भी कह रही है कि दोबारा ऐसा बवाल नहीं हो, इसके भी उपाय किए जा रहे हैं। मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज डी ने कहा है कि किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी। इस बवाल में जो भी शामिल रहे हैं उन्हें कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। उधर इस मामले में सियासत भी जारी है। योगी सरकार कह रही है कि दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे, जबकि विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार अन्याय कर रही है और बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है। संसद में भी इस पर हंगामा हुआ। इस मामले में क्या डेवलपमेंट्स हैं और इसके पीछे क्या सियासत हो रही है, इन तमाम विषयों पर अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। संभल की हिंसा 24 नवंबर के बाद से लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और इसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। परसों जब संसद सत्र की शुरुआत हुई थी तब भी इसकी गूंज सुनाई दी थी और आज भी इसकी गूंज संसद के दोनों सदनों में सुनाई दी और जिसकी वजह से बार बार हाउस को एडजर्न करना पड़ा, दोनों सदनों को एडजर्न करना पड़ा। तो ये संभल की हिंसा पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है और विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का ये कहना है कि ये हिंसा प्रायोजित हिंसा है और इसके तमाम सियासी फायदे हैं और उन सियासी फायदों को लेने के लिए ये हिंसा कराई गई है। इस तरीके के आरोप विपक्ष के योगी सरकार पर, यानी कि संभल हिंसा का ठीकरा विपक्ष ने योगी सरकार पर फोड़ने की कोशिश की है। इसके अगेंस्ट योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी लोग हैं, जो भी इस मामले में आरोपी हैं, जो भी इस हिंसा में आरोपी हैं, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और उसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। जो आरोपी हैं, जिनका वीडियो और स्टिल फोटो से पहचान की गई है, उन सब के फोटो लगाए जाएंगे अलग अलग स्थानों पर। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नवरत्न गुप्ता जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल नवरत्न जी जुड़ गए हैं। नवरत्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। नवरत्न जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आलोक जी। नवरत्न जी, संभल हिंसा का ठीकरा विपक्ष ने पूरा का पूरा योगी सरकार पर फोड़ दिया है और आप ये देखें कि संसद का सत्र परसों से शुरू है। परसों भी इस मामले की गूंज संसद में सुनाई दी, विपक्ष हंगामा करता रहा और आज भी संभल हिंसा को लेकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। आलोक जी, ये बहुत दुर्भाग्य और निंदनीय जो हिंसा हुई संभल में, ये बहुत दुखद है। आप इस पर देखिए कि विपक्ष जिस प्रकार की योगी सरकार और मोदी सरकार के इस पर निशाना लगा रहा है, वो बड़ी ही एक शर्मनाक उनकी हरकतें जाहिर होती हैं। संभल में हिंसा हुई, सबने देखा कि हाँ भी ये हिंसा किसने करी। सपा के सांसद, सपा के विधायक के बेटे और जो अभी उपचुनाव के दौरान सपा के एक प्रत्याशी ने जो भाजपा को वोट देने के उसमें महिला की एक निर्मम हत्या कर दी गई थी। इन सब चीजों का पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश, पूरा प्रदेश और पूरा भारत इस चीज को देख रहा है। आप इसमें देखिए कि कितनी बड़ी, आज राहुल गांधी ने इस पर बयान दिया कि संभल वो जाएंगे। बिल्कुल उनको जाना चाहिए। संभल में जाकर के जो वहां पर कानून की व्यवस्था, जो कोर्ट के आदेश के साथ साथ वहां पर उसकी कार्रवाई की जा रही थी, सर्वे किया जा रहा था, उसके ऊपर उन्होंने अपना एक अफसोस जताया कि ये वहां पर मासूमों के साथ अत्याचार हो रहा है।
क्या यही मासूम है कि जो पत्थर फेंकते हैं? इन पत्थर फेंकने वालों को आप लोग मासूम कहेंगे? मैं तो बोलता हूं जो पत्थर फेंकने वाला पकड़ा जाता है योगी जी का, इसमें चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, पिछली बार अभय दुबे जैसे लोगों का जब जैसे एनकाउंटर हुआ उस प्रकार इन लोगों का भी सीधा पकड़ के नो वॉक नो टॉक, विकास फैसला दुबे, ऑन द विकास स्पॉट करना दुबे, चाहिए। विकास दुबे, विकास दुबे, विकास दुबे, सॉरी जी सॉरी, जी विकास दुबे जी जी का जो एनकाउंटर हुआ, इसी प्रकार सीधा नो वॉक नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संभल दंगा जानबूझकर कराया गया है और जो लोगों को गोलियां लगी हैं वो पुलिस की गोलियां लगी हैं। आलोक नरोत्तम जी, जी, आलोक जी, सपा अखिलेश यादव कह रहे हैं तो क्या उनका सपा का जो सांसद है वो भी भाजपा का सांसद है क्या? क्या जो उनका विधायक है वो भी भाजपा में शामिल हुआ है क्या? क्या उनके विधायक के बेटे ने जो पिछले जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन जो ये बहुत तादाद में जो लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर जाकर के किसी भाजपा के कार्यकर्ता, किसी नेता ने कोई अपना व्यक्तित्व दिया था क्या? ठीक है, कितनी ठीक है, हास्यास्पद हमारे बात साथ है, इतनी ठीक है बड़ी, नरोत्तम जी, आप इतनी बने बड़ी रहिए। हमारे साथ यश भारती भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आशीष सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी जुड़ गए हैं। आप दोनों में हमारे को बहुत बहुत स्वागत करूंगा। यश भारती के पास चलेंगे। यश भारती जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन पा रहा हूं आपकी आवाज। जी, यश भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। यश भारती जी, अगर अदालत के आदेश पर कोई टीम कहीं जा रही है, उसके साथ पुलिस भी है, पुलिस पर हमला होता है, पत्थरबाजी होती है, पुलिस के हथियार छीने जाते हैं, पुलिस के स्मोक बम छीने जाते हैं, और उसके बाद कोई एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, तो इसमें तकलीफ क्या है? आलोक जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अगर आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, न्यायालय के आदेश पे तो एक दिन पहले सर्वे, 2 दिन पहले सर्वे हो गया था। तो सर्वे में अगर कोई चीज छूट गई थी तो कैसे आनन फानन में पुलिस व्यवस्था में 2 घंटे जो कोर्ट ने आदेश दिया, बिना उस आदेश को पढ़े, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने कल बयान दिया सदन के बाहर, आप टीवी मीडिया के साथियों को, कि बिना पुलिस ने पढ़े, बिना जिला प्रशासन ने पढ़े उस आदेश का तामील कर दिया। आखिर किसका आदेश आया था, जिसके आदेश पे दोबारा जो मस्जिद की कमेटी है, जो और लोग हैं, बिना उनको जानकारी दिए सीधे आप मस्जिद में पहुंच गए। आप खुद तनावपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव में धांधली हुई, उस धांधली को लेकर के जो लोग आगे आ रहे थे उनकी आवाज दबाने के लिए पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है, तनाव बनाने का कार्यक्रम है, संभल में, प्रदेश में, देश में, और ये दिख रहा है साफ तरीके से। सर्वे तो समय समय पे तमाम जगह हुए हैं, कहां विरोध होता है सर्वे का? न्यायालयीन प्रक्रिया का कहां विरोध होता है? क्या अयोध्या में निर्णय आने के बाद किसी ने विरोध किया? न्यायालय की बात नहीं है। न्यायालय की आड़ में जो सारे ये कार्यक्रम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नारे लगा रहे थे सर्वे की टीम के साथ में, वो सबने देखा हुआ है। यहां न्यायालय में भी यही हुआ कि एक पक्ष ने अपनी बात रखी न्यायालय में और दूसरे पक्ष की सुनवाई तक नहीं हुई। बिना सुनवाई के सीधे आदेश दे दिया गया कि सर्वे कर लिया जाए। भाई, जब 2 पक्ष हैं तो दूसरे पक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? संविधान हमको किस बात की इजाजत देता है? लोकतंत्र हमको किस बात की इजाजत देता है? क्या हम संविधान खत्म कर दें, हम लोकतंत्र खत्म कर दें? एक पक्षीय कार्रवाई करके हम क्या दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं कर रहे? जो भी उसकी बात है, कम से कम बात रखने का मौका और उसकी बात को समझने का मौका तो देना चाहिए। लेकिन यहाँ पूरी व्यवस्था में ऐसा नहीं हुआ। अब अंदरूनी मामला कहकर के लीपापोती हो रही है। जिस तरीके की पुलिस की, प्रशासन की, सत्ता की थूथू लेदर हो रही है कि पुलिस वाले दिख रहे हैं सीधे गोली चलाते हुए, हत्या हुई है 4-4, 5-5 लोगों की। ये हत्यारी सरकार के ऊपर जिस तरीके से बातें आ रही हैं, अब अपने दामन पे लगे दाग को छुपाने की कोशिश हो रही है, अपने नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश हो रही है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम करती है कि सवाल पूछिए कुछ, जवाब मिलेगा कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, आपके पास आऊंगा। आशीष जी, नमस्कार। कितना भरोसा होता है लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों पर, और उनको लगता है कि जनप्रतिनिधि उनको गलत रास्ते नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस मामले में दोनों जनप्रतिनिधियों पर एफआईआर दर्ज है। संभल के सियासी खलनायक के रूप में जनप्रतिनिधि ही निकल कर आ रहे हैं। आलोक जी, देखिए, इस मुद्दे पे तो पहले सारा देश शर्मसार हो चुका है। आज हम सभी लोग, पूरे विश्व में हम लोग की ये खराब मैसेज जा रहा है, अच्छा संदेश नहीं जा रहा है कि एक तो हमारे जितने भी भाई लोग इसमें शहीद हो गए, मतलब शहीद क्या, मर गए लोग इस राजनीतिक गतिविधियों के कारण। इनके पीछे राजनीतिक गतिविधियां, ये तो सत्य है, इसमें कहीं कोई दोराई नहीं है
कि राजनीतिक गतिविधियां नहीं हुई इसके कारण ये नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले समझना यह है कि राजनेता ऐसा क्यों करते हैं कि इन चीजों की उत्पत्ति होती है। आज ब्यूरोक्रेसी, आज सत्ता पक्ष, विपक्ष ऐसे जनता की जन भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाने का काम करते हैं कि लोग इस गतिविधियों में फंस जाते हैं। यह नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं 2 लाइन कहूंगा, समझिएगा आलोक जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है। आज के इस संदर्भ में मंदिर मस्जिद चर्च के फसाद में रह गया, इंसान बनकर आया था धर्म बनकर रह गया। सोचने वाली बात है कि आज सभी राजनेता इसके अधीन राजनीति करते हैं और ऐसा करके आपस में आपसी समन्वय खराब करवाते हैं। यह नहीं होना चाहिए। आज अगर विपक्ष ये कर रहा है, पक्ष ये कर रहा है, यह बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं अगर वह सांसद हैं, एक तरफ अखिलेश यादव उनके लिए बयान दे रहे हैं कि उनके साथ थे संसद में और यहाँ कैसे हो गया, बयान भी दे रहे हैं उनके साथ, वो उस दिन वहां थे भी नहीं। तो यह किस प्रकार से हुआ, ये तो सत्ता पक्ष को अच्छे से बारीकी जांच का विषय है। इस पे से गंभीरता से जांच करनी चाहिए। जो भी हो इसमें, मंदिर मस्जिद जो भी इसके, हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी हो, इस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। यह नहीं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलके एक दूसरे को बोल बोल कर बयानबाजी कर आपस में धर्म के मामले में लोगों को लड़ाई, यह नहीं होना चाहिए। आलोक जी बिल्कुल ठीक है। नवरत्न जी, कभी योगी सरकार में मंत्री रहे, योगी वन में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने वाली गलत परिपाटी अपना रहे हैं। आलोक जी, ये वही मानसिकता दर्शाती है, मैंने आपको पुनः कहा, जो खुद अपने आप को सपा में ला करके, इनको पता है बहन बेटियां किस पार्टी में सुरक्षित हैं, इनकी बेटी भाजपा में सुरक्षित है। आपने इस चीज को बहुत ध्यान से देखा होगा। अभी सपा के साथी यश भारती जी ने बोला, जिस प्रकार की भाजपा ने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में जो धांधली की है, मुझे बहुत इनकी बातों पर इनको बहुत शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार ये बोलते हैं धांधली की है, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें कोई धांधली नहीं दिखाई दी इनको। अगर भारतीय जनता अपना मैंडेट देती है तो उसमें इनको धांधली नजर आती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे भारतीय जैसे लोगों को, जो लोग बोलते हैं कि इन सब लोगों जो वहां पर जनता मौजूद थी, क्या उनको किसी ने घर से लेकर आए थे? उनकी पहले मंशा थी कि पुलिस सर्वे करने आएगी, तो कोर्ट के आदेश से वहां पर सर्वे के अधिकारी आएंगे, तो छतों पर पत्थर रखे थे। कौन सी सड़क पर इतने पत्थर मौजूद होते हैं? आप मुझे बताइए। आप भी उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश में घूमता हूँ, मैं भी प्रदेशों में घूमता हूँ, कि सड़क पर इतने पत्थर पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत ऐसे इन्होंने हरकतें की है। पक्का जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको नोट ऑफ फैसला ऑन द स्पॉट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जवाब दे दी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि आप हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने लगते हैं। स्वामी प्रसाद जैसे जो इन लोगों की मानसिकता बेकार हो चुकी है, ऐसे घटिया लोगों की मानसिकता, इसी बातों का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, यश भारती जी के पास चलेंगे। यश भारती जी, जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि किसी चीज़ को उकसाने की बजाय शांतिपूर्ण वातावरण बनाएं। इसके लिए मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों का ही एक तरीके से उनको कोशिश करनी चाहिए कि माहौल ना बिगड़े, सौहार्द बना रहे। लेकिन इस मामले में वहाँ जो भी जनप्रतिनिधि रहे उन सब पर माहौल को उकसाने के आरोप लगे। देखिए आलोक जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ साथी ने बैठे हुए स्वीकार कर लिया कि विकास दुबे की हत्या की है सरकार, और ये आगे भी ऐसी हत्या करने के पक्षधर हैं। फैसला ऑन स्पॉट जैसे फिल्मी डायलॉग जो ये मार रहे हैं यहाँ चैनल पे बैठ करके, और आप उन डायलॉगों को निरंतर होने दे रहे हैं, ये आपकी स्वीकार्यता है कि आप ऐसी चीजों को स्वीकार करना चाहते हैं। आपका चैनल ऐसी चीजों को स्वीकार करना चाहता है कि फैसला ऑन स्पॉट यानी मानव अधिकार के जो सर्वाधिक नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को दी है, कोर्ट की जो सबसे ज्यादा लताड़ उत्तर प्रदेश की सरकार को दी गई है, कस्टोडियल डेथ में जो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आ गया, यानी पुलिस संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता, इसकी नकारा निकम्मी सरकार कोई हो नहीं सकती। खैर ठीक है, जिनको नकारा निकम्मा बने रहना है वो बने रहें। नवरत्न जी, यश जी की बात खत्म हो जाए। नवरत्न जी, यश जी की बात खत्म हो जाए, उसके बाद आपका जवाब ले लूंगा। ठीक है यश जी, कंटिन्यू। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार पत्थर फेंके गए, क्या उन लोगों को अवार्ड देना चाहिए? यश जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। यश जी अपनी बात कंप्लीट करिए।
या जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं ये कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई नहीं लड़ता हूं। अगर इनको कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई लड़नी है तो किसी दूसरे मंच का इस्तेमाल करें, टीवी 27 का इस्तेमाल ना करें। यस जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर नरोत्तम जी से जवाब ले लेंगे। बड़े आराम से सुनिए। उन्होंने ये कहा कि इन्हें मेरे लिए कह रहे थे कि शर्म आनी चाहिए जिस चुनाव की मैं बात कर रहा था। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद थे। अभी जब चुनाव परिणाम आया तो उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए लोकसभा चुनाव में पुलिस ने समाजवादी पार्टी की मदद करी। तब इनको शर्म नहीं आई थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिस तरीके से अभी मुझे शर्म का ज्ञान दे रहे थे। और हमने तो देखा कि जब चुनाव आयोग ने 12 घंटे पहले पत्र लिख करके स्पष्ट कहा कि पुलिस को किसी भी के भी पहचान पत्र देखने की जरूरत नहीं है, उसकी एक सीमा है, उसका कार्यक्षेत्र उतने में रहना है, लेकिन वो कार्यक्षेत्र पार करके आगे बढ़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने भी इस बात पर आवाज नहीं उठाई कि लोकतंत्र की हत्या ना हो, पुलिस का काम पहचान पत्र देखना नहीं है। उल्टा हमारा उपहास करते रहे, भारतीय जनता पार्टी से पोषित मीडिया भी हमारा उपहास करती रही। लेकिन जिस तरीके से फिर निर्वाचन आयोग पे माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता करके नाम उजागर किए, 7 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हुई, आगे भी और लोगों पे कार्रवाई होनी है। यहां भी यही होगा कि जिस तरीके से सत्ता सरकार का काम चल रहा है, चीजों को दूसरी दिशा में ले जाना, भाईचारे को खत्म करना, लोकतंत्र की खूबसूरती को खत्म करना, संविधान की खूबसूरती को खत्म करना। एक धीरेन्द्र शास्त्री है, वो जो यात्रा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जिसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं, जो कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, बुलडोजर की संस्कृति का समर्थन करते हैं, 40 बच्चों का समर्थन करते हैं कि हिंदुओं को भी 40 बच्चे करने चाहिए। तो इस तरीके से खुले में संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों का समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ये पोषित करते हैं ऐसे लोगों के जो समाज को दूषित करें और आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं पत्थर कहां से आ गए। अरे सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। सरकार क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? 2 ट्रक 3 ट्रक अगर आप कह रहे हैं पत्थर आ गए तो कहां से आ गए पत्थर? जवाब आपको देना चाहिए। सवाल विपक्ष से कर रहे हो, शर्म से डूब जाना चाहिए आपको, सत्ता छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। स्वयं गृह मंत्री कौन है, किसकी जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस फेलियर कौन है? आप तो एक पूर्णकालिक डीजीपी उत्तर प्रदेश को नहीं दे पा रहे हो, बातें कर रहे हो आप कानून व्यवस्था की। कितनी पुलिस भर्तियां कर दी आपने? समाजवादी सरकार में तो बेहतरीन पुलिस मुख्यालय दिया, डायल 100 जैसी विश्व स्तरीय व्यवस्था दी, 1090 जैसी महिला हेल्पलाइन दी। आपने दिया क्या उत्तर प्रदेश को जो आप कानून व्यवस्था? कस्टोडियल डेथ में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1, और ये जिस तरीके से पुलिस किसी को भी पकड़ लेती है, किसी को भी मार देती है, इसमें नंबर 1। ये आप कानून व्यवस्था कहते हैं? तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का हो नहीं सकता कि जहां लोग पुलिस पर भरोसा करें, उस पुलिस से डरने लगे, भय खाएं, और यहां तक कि लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में भी भय खाएं और वोट डालने ना जाएं। इससे ज्यादा दूषित मानसिकता के लोग कुछ भी नहीं हो सकते और दूषित माहौल कुछ भी नहीं हो सकता। जी ठीक है नरोत्तम जी, ये हिंसा जिस प्रकार में एसडीपी की बात का जवाब देता हूं, इन्होंने बोला पत्थर कहां से आए, क्या लोगों के, क्या ये पत्थर सरकार ने उनके घर पहुंचाए थे? शर्म आनी चाहिए एसडी को ऐसी बातें बोलते हुए। क्या ये जो अभी सपा के उम्मीदवार आलोक जी बताइए, शर्म हमें आनी चाहिए जिनकी सरकार रहते हुए माहौल बन रहा है। आलोक जी शर्म हमें आनी चाहिए। सवाल का जवाब क्या यही होगा आलोक जी? शर्म आनी चाहिए आलोक जी, सवाल का जवाब क्या यही होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसे सपा के लोगों को, ऐसे सपा के नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए। या जो अभी बता रहे थे सपा के, वो भी अभी उपचुनाव के दौरान एक महिला की निर्मय हत्या कर दी गई मात्र इस बात पर कि उसने भाजपा को वोट दिया। इसमें शर्मसार बात है, आप खुद बताइए। आलोक जी, ये क्या तय हो गया है कि उसने ये कहा इसीलिए उसकी हत्या हो गई? जांच हो गई है क्या उसकी? ये क्या न्यायाधीश बन गए यहाँ बैठ के? ये नरोत्तम जी बताएंगे, नरोत्तम जी बताएंगे। आलोक जी क्या नरोत्तम जी बता दीजिए जनता को। आपके प्लेटफॉर्म का इतना दुरुपयोग, इतना दूषित करना आपके प्लेटफॉर्म को। सरकार से सवाल पूछिए, सरकार कहाँ पहुंच गई ऐसे लोगों से? ठीक है, ठीक। आलोक जी आप बताइए, जो अभी सपा के, जो अभी पुलिस ने, जो अभी एफआईआर दर्ज हुई, 27 एफआईआर दर्ज हुई है, आप खुद देखिए 8 एफआईआर दर्ज हुई है, 27 लोगों को जो पुलिस ने पकड़ा है। सपा के सांसद ने जो बयान वहां पर दिया, भड़काऊ बयान दिया, सपा के विधायक के बेटे ने जो भड़काऊ बयान दिया, उस जगह पर ये लोग कहां थे? ठीक, आशीष भाई, आशीष के पास चलेंगे। आशीष भाई नरोत्तम जी आपके पास आऊंगा। आशीष भाई जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में ये जो कश्मीरी पत्थरबाजी के जो पैटर्न है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। क्या ये पुलिस और प्रशासन का फेलियर है? ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आलोक जी मैं एक बात बोलूं, नरोत्तम जी आपके पास आऊंगा, आशीष जी को बोलने दीजिए। जी ये जो कश्मीरी पैटर्न आया है उत्तर प्रदेश में, ये क्या पुलिस और प्रशासन का फेलियर है?
नहीं, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं तो प्रशासन का फेलियर है ही। और रही बात, मैं अभी बीजेपी के भाई साहब को सुन रहा था और समाजवादी पार्टी के, दोनों अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। यहाँ पार्टी के पक्ष रखने का विषय नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसको समझने की आवश्यकता है कि आखिर सत्ता पक्ष, ब्यूरोक्रेसी, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कि नेता किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। आज जाने गई हैं, इसके ऊपर हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पता करना है कौन किस प्रकार से हमारे प्रदेश को, हमारे देश को बदनाम करने का कार्य कर रहा है। हमें वैसे लोगों के प्रति कार्य करना है। यहाँ अपनी पार्टी का बचाव का पक्ष न रखें कि हमारे नेता ये हैं, हमारे नेता ये हैं। ऐसा नहीं है। आपके नेता, सभी नेता देश के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं। सभी नेताओं का यही कार्य होना चाहिए कि वो देश के लिए काम करें, जनमानस के लिए काम करें, देश में शांति, प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए। और ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल फेल्योर है। अगर पैटर्न यहाँ पे आ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का रोल है, पुलिस प्रशासन का रोल है। आलोक जी जी ठीक है। नवरत्न जी, विपक्ष के सारे नेताओं, मैं नाम भी गिना देता हूं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, इन सब का, जो बड़े लीडर हैं, उन सब का ये कहना है कि ये प्रायोजित हिंसा है और इससे आपको फायदा मिलता है, बीजेपी को फायदा मिलता है। इस वजह से इस तरीके की हिंसाओं को बीजेपी रोकने में, बहुत जल्द रोकने में इंटरेस्टेड नहीं रहती है। आलोक जी, ये वही लोग कहते हैं जो लोग कहते हैं जिन्होंने 84 के दंगे कराए। आप एक बात बताइए, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का बयान आपके पास बहुत अच्छे से होगा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटी मोटी टहनियां टूटती हैं। ये वही लोग, उन लोगों की मानसिकता है। ये कश्मीरी पैटर्न इसलिए ये उत्तर प्रदेश में लेकर आ रहे हैं। ये पैटर्न उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला। यहाँ पर योगी की सरकार है। इस चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो दोषी पाए जाएंगे उनको तुरंत सजा दी जाएगी। जी ठीक है। यस जी, एक चीज आपको माननी पड़ेगी, आपके ही सांसद हैं वहां पर, आपके ही विधायक हैं, और जैसे ही मौका मिलता है आप लोग सरकार को घेरने लगते हैं। लेकिन अपने उन जनप्रतिनिधियों पर भी तो क्वेश्चन मार्क लगाइए जिन्होंने इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया, वहां पर लोगों को उकसा करके। क्योंकि इन सब के वीडियो फुटेज भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं थे। ठीक है, उस दिन नहीं थे जिस दिन घटना हुई, लेकिन उसके पहले 22 नवंबर के वीडियो फुटेज भी पुलिस ने निकाले हैं। और विधायक जी के बेटे तो वहां पर शामिल ही थे। बहुत सारी चीजें और बहुत सारे फोटोज, वीडियोज निकल कर आए हैं। आलोक जी, आपकी सवाल का जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने 1984 के दंगों पे पहुंच गए। इन्हें नानाजी देशमुख मालूम होगा, 1984 के दंगों को न्याय उचित ठहराया, जिनको आपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है, आरएसएस से संबंधित थे, आपके पितृ पुरुष हैं। वो नानाजी देशमुख 1984 के दंगों को न्याय उचित ठहराते हैं, सही ठहराते हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं, पहले आप पढ़ लिख लिया कीजिए, कि तय करके आया कीजिए किसका विरोध करना है, किसका समर्थन करना है। आप इन सब हिंसाओं के हमेशा से समर्थक रहे हैं। बलात्कार के बदले बलात्कार, हत्या के बदले हत्या, ये आप लोगों का व्यवहार रहा है। और आप ऐसे हत्यारे लोगों को समर्थन करते रहे और अभी भी वही कर रहे हो। सवाल आपने आलोक जी जो मुझसे किया, समाजवादी पार्टी कभी भी किसी भी गलत व्यक्ति का समर्थन नहीं करती। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब माननीय अखिलेश यादव जी ने मंच से लोगों को विरोध किया है, पार्टी से निकालने का काम किया है, चाहे वो डीपी यादव हो, चाहे वो अन्य लोग हों, बिना किसी बात। अगर किसी पे कोई आरोप है, कोई किसी पे गंभीर मुकदमे चले हैं या गंभीर प्रवृत्ति का है, तो उसको कभी भी पार्टी में स्वीकार्यता माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं दी। इसीलिए उनकी लोग पसंद बने हुए हैं। लगातार युवा उनसे जुड़ रहे हैं। पीडीए का नारा जो उन्होंने दिया, एक नई अवधारणा जो दी है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, वो पिछड़े, शोषित, दलित, अगड़े जो मुख्य धारा से रह गए, हर उसको मुख्य धारा से जो पिछड़ गया उसको मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। उससे ये सत्ताधारी दल और इनके लोग घबराए हुए हैं। ये चाहते हैं हमेशा जो मुख्य धारा से पिछड़ गए वो पिछड़े रहे, शोषित रहे, वंचित रहे, मुख्य धारा में कभी आ ना पाए। और इसीलिए ये सारे परपंच रचे गए हैं और इन परपंचों से ये सारी चीजें हो रही हैं। इन सब चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। मैंने उदाहरण दिया धीरेन्द्र शास्त्री का, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। जिस तरीके से संविधान की धज्जियां इनकी सरकार में उड़ाई जाती हैं, लोकतंत्र की धज्जियां इनकी सरकार में उड़ाई जाती हैं, जनता ने हमें लोकसभा में समर्थन दिया। तमाम बातें हैं, ये मंच नहीं है उस तरीके बात करना। जो दुखी पीड़ित परिवार है, जिनके यहाँ कमी हुई है, उनकी ठीक है। फिलहाल हमें वक्त इतने की इजाजत देता है। आप तीनों मेहमानों, नवरत्न गुप्ता जी, यश भारती जी, आशीष जी, आप तीनों का
शुक्रिया करूंगा। इस मामले में सियासत चाहे जितनी भी हो, लेकिन इतना तय है कि आरोपियों की मुसीबत बहुत बढ़ने वाली है। जिन लोगों ने भावना के आवेश में या किसी के उकसावे में आकर यह हिंसा की है, उन्हें इसका गंभीर नतीजा भुगतना होगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।